पुलिस वालों को कई बार किसी बेगुनाह पर लाठी बरसाते आपने देखा होगा, लेकिन आज नेशन व्यू में शुरुआत करेंगे जयपुर में हाथ बांधे भीड़ के सामने खड़े एसएचओ की तस्वीर के साथ। जी हां, आखिर क्या हुआ कि ड्यूटी निभाते हुए एक पुलिस वाले को कुछ लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़े, उनसे माफी मांगनी पड़ी, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए एसएचओ का माफीनामा। सर्वप्रथम तो मैं बिना किसी संकोच और शंका के, बिना किसी प्रकार के अनैतिक प्रेशर के, मैं सबके सामने स्वीकार कर रहा हूं कि मेरी कतई भावना ना आज से पहले रही है और ना आगे कभी रहेगी और ना आज कहीं थी कि मैं किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या धार्मिक रूप से कोई ठेस पहुंचाऊं। फिर भी यदि इस दौरान गलतफहमी बस या हो सकता है किसी ने बात गलत कह दी हो उसकी बस किसी को ये लगा हो कि एसएचओ ने आपकी धार्मिक भावनाओं के लिए या आपके समुदाय विशेष के लिए गलत कहा है और आपको ऐसा लग रहा है और आपका जो अंतर्मन उसको बिल्कुल मान के बैठा है कि मैंने ऐसा कहा है, तो मैं बिल्कुल निसंकोच रूप से आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं और कदापि मेरे मन में इस प्रकार का भाव नहीं आएगा। तो देखा आपने कि एसएचओ साहब हाथ जोड़े माफी मांग रहे हैं। भीड़ के आगे कानून का रखवाला हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़ा है। बगल में डीसीपी कुंवर राष्ट्रदीप भी मौजूद थे और एसएचओ इंद्राज मुराडिया माफी मांग रहे थे। दरअसल जयपुर में रविवार को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकालने के दौरान स्थानीय लोग पुलिस वालों से भिड़ गए थे। एसएचओ के साथ बदसलूकी की गई। कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने शस्त्र प्रदर्शन पर रोक लगाई थी और ऐसे में पुलिस ने जब लोगों को फरसा ले जाने से रोका तो बवाल बढ़ गया। नाराज लोगों ने करीब 2 घंटे तक थाने का घेराव किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि एसएचओ ने इस दौरान कुछ आपत्तिजनक शब्द भी कहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि ड्यूटी निभा रहे इस एसएचओ को भीड़ के आगे हार माननी पड़ी और माफी मांगने के बाद ही मामला शांत हुआ। सवाल ये कि अगर ये एसएचओ साहब अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो भीड़ की नाराजगी क्यों? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने छात्रों के साथ एक संवाद में कहा है कि कांग्रेस नेता होने के नाते उनके दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। सवाल छात्रों ने बाबरी और होशियारपुर समेत दूसरे नरसंहार का जिक्र करते हुए पूछा था। आप खुद सुनिए खुर्शीद ने क्या जवाब दिया। तो ये तमाम जो खून के धब्बे कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के हैं, इन धब्बों को आप किन अल्फाज के साथ ढूंढेंगे वो प्लीज। अच्छा, आपका नहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हमारी दामन पे खून के धब्बे हैं। हमारी कांग्रेस का मैं भी हिस्सा हूँ, मुझे मानने दीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप उन धब्बों नहीं बता रहा हूँ ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो। और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले। तो सलमान ने बड़ी सावगोई से नसीहत दे डाली और बात कबूल भी कर डाली, लेकिन क्या उनकी पार्टी के नेताओं को और विपक्ष को ये उनकी सावगोई पचेगी? बहरहाल देश में एक बार फिर दलितों के मुद्दे पर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी की जुबान से आज मानो शोले बरस रहे थे। दलित मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा तो बीजेपी आग बबूला हो गई। राहुल के हर वार पर तेज और तीखा पलटवार करा। तो सबसे पहले देखिए कैसे दलितों के मुद्दे पर जुबानी संग्राम आज तेज हुआ। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऊना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दलित एमएलए और एमपी का होना, एक साधारण चाय वाले का प्रधानमंत्री के पद तक संघर्ष के माध्यम से पहुंच जाना, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भारत आज प्रधानमंत्री के रूप में, एक ग्लोबल लीडर के रूप में एक्सेप्ट करना, यह परिवार पचा नहीं पा रही है।
और बड़ी बात यह है कि दलितों का इंतजार सिर्फ 70 साल का नहीं है, अपने हक के लिए वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सियासत में ये लड़ाई कुछ यूं लड़ी जा रही है कि मानो दलितों को सारे हक मिल गए हैं और अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। देश को संविधान सभा ने दिया, जिसमें 299 सदस्य थे और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन देश के संविधान पर भी आज सियासी लड़ाई तेज है। ये जो संविधान है, ये इन सब की रक्षा करता है और इसको यहां संविधान को कांग्रेस पार्टी ने और अंबेडकर जी ने लिखा और हिंदुस्तान को दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। राहुल जी, आपने ये सूर्य, चंद्र, तारे, पत्ते, पेड़ ये क्यों छोड़ दिए? 2-2 बार हराने का काम अंबेडकर जी को उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेहरू जी ने किया। अंबेडकर जी के 6 पन्ने के रेजिग्नेशन लेटर को पढ़िए। उन्होंने नेहरू जी के ऊपर आक्षेप किया है और कहा है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए किसी ने काम नहीं किया है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद नेहरू जी है और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। और आज उसी परिवार के व्यक्ति पुनः अंबेडकर जी को बैकबेंचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाई कुछ यूं बड़ी हो रही है कि हमले निजी होते दिख रहे हैं। राहुल कहते हैं कि 15 मिनट में वो मोदी सरकार की बोलती बंद कर देंगे और बीजेपी कह रही है कि राहुल ऐसी धमकी ही ना दे। नीरव मोदी जी का मामला है, ललित मोदी जी का मामला है, विजय माल्या जी का मामला है, राफेल का मामला है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। जिस व्यक्ति को 15 लाइन सही से लिखना नहीं आता है वो इस प्रकार धमकाए नहीं। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको 15 मिनट बोलना है। आज आपके सामने माइक था, आज आप तालकटोरा स्टेडियम में बोल रहे थे। आपके पास ऐसी कोई खबर है तो आप वहां बोल देते। तमाम देश के कैमरे आपके सामने थे। देखिए, देश को भ्रमित करने की, देश को बरगलाने की कोशिश नहीं करें। और मैं राहुल जी आपसे कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति महीने में 15 दिन विदेश में रहता है, जब वो कहते हैं कि मुझे 15 मिनट बोलना है तो द कंट्री आस्क्स, आर यू सीरियस? आर यू सीरियस राहुल जी? इस बार पलटवार के पीछे राजनीति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में दरअसल चंद दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, जहां 18% दलित वोटर हैं और इनका असर 60 सीटों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में करीब 16% दलित हैं और इसका असर 50 से ज्यादा सीटों पर पड़ता है। और राजस्थान में करीब 20% दलित हैं, 50 से ज्यादा सीटों पर यह असर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में 12% दलितों की आबादी है, 15 सीटों पर ये नतीजे प्रभावित करते हैं। जबकि देश में करीब 20 करोड़ यानी 17% दलित आबादी है, जो 150 लोकसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। और दलितों को नाराज कर सत्ता पाना नामुमकिन है। और आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर है। दलितों का भला नहीं, दलितों का वोट चाहिए। और विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया, जिसको लेकर सियासत का गरमाना तय था और वो गरमा रही है। कांग्रेस ने सभापति के फैसले को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सभापति के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको बता दें कि सीजेआई पर विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव में जो तथ्य दिए गए उसे सभापति ने महाभियोग चलाने के लिए उपयुक्त नहीं माना। संवैधानिक जानकार भी इसे सही ठहरा रहे हैं। जिन लोगों ने इस नोटिस को दिया है उन्हें अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने को कंडक्ट करना चाहिए था। देश के न्यायपालिका के उच्चतम ऑफिस के लिए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए हैं, कोई भी इस प्रकार के एलिगेशन लगाते हुए अधिक गरिमा की आशा की जाती है। सभापति के फैसले को एक तरफ कांग्रेस चुनौती देने की बात कर रही तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं में दुरुपयोग का ठीकरा फोड़ा है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में
एक इम्पीचमेंट मोशन एडमिट होने से पहले ही खारिज कर दिया। ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है। जो जल्दबाजी चेयरमैन साहब ने दिखाई है उस पे भी हम चिंतित हैं। इतना ही कहेंगे कि इसके खिलाफ हम पिटीशन फाइल करेंगे। न्यायपालिका से लेके सब देश के संवैधानिक संस्थानों का अगर किसी ने दुरुपयोग किया और उनके ऊपर उनकी जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की, तो उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। जिन्होंने आज तक आघात पहुंचाया है भारत के लोकतंत्र पर, वो लोकतंत्र बचाओ की राजनीति करने सड़कों पर निकले हैं। और आगे बढ़े उससे पहले जुर्म की दुनिया की हर खबर क्राइम व्यू। नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी बलराज भाटी को मार गिराया। सुरेंद्र भाटी गैंग का सदस्य बलराज भाटी था। 2.5 लाख का इनामी बदमाश था। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। गाजियाबाद में सट्टा लगाने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों में एक दिल्ली पुलिस का सिपाही और एक आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। इन लोगों के पास से कैश भी बरामद हुआ। यूपी के जालौन में एक मकान से 2 लाशें बरामद हुई हैं। लाश जेठ और बहू की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लाश तकरीबन 6 दिन पुरानी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में कक्षा 3 के छात्र के अपहरण मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र शामिल हैं। अपहरण के 6 घंटे बाद ही छात्र को छुड़ा लिया गया। लखनऊ में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद हुई। रात में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। और आपने एक बात बचपन से सीखी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये आप पढ़ते सुनते आए होंगे, लेकिन कुछ लोग इस मजहब को भी दीवार बनाने से बाज नहीं आते। लखनऊ में एक शख्स ने ओला कैब की बुकिंग सिर्फ इसलिए रद्द कर दी क्योंकि ड्राइवर मुस्लिम था। बुकिंग रद्द करने वाला एक शख्स अभिषेक मिश्रा विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा बताया जा रहा है। वाकया 20 अप्रैल का है, जब अभिषेक ने लखनऊ की बटलर कॉलोनी से पॉलिटेक्निक बस स्टैंड जाने के लिए कैब बुक की। सोशल मीडिया पर जब अभिषेक का ट्वीट वायरल हुआ तो बवाल बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले आपको अभिषेक मिश्रा की दलील भी सुनवा देते हैं। एक मॉडल थी जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। उसने एक पोस्ट किया फेसबुक पे कि उस पर ओला पे पीछे फोटो बनी थी हनुमान जी के रुद्र अवतार की। उसने बोला कि ये मिलिटेंट दिखाता है और माइनॉरिटीज के प्रति हेटेड दिखाता है। दूसरी घटना कोलकाता में हुई, ड्राइवर का नाम राम था इसलिए उसको रेटिंग 1 दिया जाता है यूबर में, और कैब में पीछे हनुमान जी के सेम चित्र होता है, उस पर भी आपत्ति जताते हैं। तो मैंने उसी ही भाषा में, उनकी ही भाषा में उनकी पूछ को उमेड़ने का काम किया है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए अजीबोगरीब तर्क हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई मजहब के नाम पर इस तरह से समाज को बांटने का काम करे तो क्या उसे इसी तरह का जवाब दिया जाना चाहिए, या नफरत के बदले नफरत समाज को बांटने का काम नहीं करेगी। बहरहाल अभिषेक मिश्रा की इस हरकत पर ओला ने भी फौरन उन्हें ट्वीट कर जवाब दिया। और ओला ने क्या लिखा, हमारे देश की तरह ओला भी सेकुलर है और हम अपने ड्राइवर, पार्टनर या कस्टमर में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। हम अपने सभी कस्टमर्स और ड्राइवर पार्टनर से आग्रह करते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करें। और आगे बढ़े उससे पहले एक नजर खेल के मैदान की हर बड़ी खबर पर। स्पोर्ट्स व्यू। अपने नए हेयर स्टाइल से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं धोनी। इस नए लुक में धोनी के दोनों साइड के बाल कटे हुए हैं और सर पर सिर्फ बीच में ही बाल नजर आ रहे हैं। धोनी का यह नया अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 2019 में क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं सिक्सर किंग युवराज। अपने संन्यास को लेकर युवराज ने कहा है कि वो 17-18 साल क्रिकेट खेल चुके हैं और 2019 के आखिर में अपने करियर को लेकर फैसला लेंगे। अपने 45वें जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर फैंस को देंगे स्पेशल गिफ्ट। सचिन ने ट्वीट कर कहा कि वो कल अपने बर्थडे के दिन दोपहर बाद फैंस के साथ लाइव चैट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की सेंचुरी लगाने वाले सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा 203 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी के सम्मान में जारी हुआ डाक टिकट। 5 रुपए मूल्य वाले इस डाक टिकट पर झूलन के साथ विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीर लगी है। कोलकाता में झूलन की मौजूदगी में सौरव गांगुली ने डाक टिकट जारी किया। टेनिस रैंकिंग में स्पेन के राफेल नडाल टॉप पर है और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में भारत की यूकी भांबरी 83वें नंबर पर हैं और टॉप 100 में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं यूकी भांबरी।
और आज चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद उनकी जमानत भी हो गई। राजपाल यादव ने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले को वो ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई। अदालत ने राजपाल को प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपए हर्जाना भी देने का आदेश दिया है। 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। इसी मामले में उन्हें सजा भी सुनाई गई है। 7 केसेस थे। राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई गई है 7 केसों में, और हर केस में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कंप्लेनेंट को देने के लिए ऑर्डर हुए हैं। राधा राजपाल यादव पर 10 लाख रुपए का फाइन किया गया है। मामला 8 साल पहले का है, जब अप्रैल 2010 में दिल्ली के लक्ष्मी नगर की एक कंपनी ने राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ प्रीत विहार थाने में चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक राजपाल यादव के दिए कुल 7 चेक बाउंस हुए थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक राजपाल यादव ने अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए उससे 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन उन्होंने उधार लिए पैसे नहीं चुकाए। मामला अदालत तक पहुंचा और आरोपों को कोर्ट ने सही पाया। हम लोग अपील करेंगे इसमें सजा के। भारी जुर्माना लगाया, इसको 1 महीने का समय दिया चुकाने के लिए आपको, नहीं तो सजा और बढ़ा दी जाएगी, ये भी बोला है जज साहब ने। अब एक बार पूरा ऑर्डर पढ़ लें, फिर उसके बारे में बता दें, क्योंकि पूरे ऑर्डर हमने अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन अदालत के हर फैसले का बहुत ही विनम्रता से सम्मान करता हूँ। बहरहाल सजा सुनाए जाने के थोड़ी देर बाद ही राजपाल यादव को 3.5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिल गई। अब वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब दुनिया भर में क्या कुछ हलचल है, देखते हैं वर्ल्ड व्यू। पाकिस्तान के लाहौर में पश्तून तहफूज मूवमेंट के बैनर तले बड़ी रैली हुई। रैली में बड़ी तादाद में पश्तून समुदाय के लोग शामिल हुए। ये लोग पिछले 10 सालों में पाक अफगान सीमा पर हुई फौजी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। फौज कार्रवाई के बाद इलाके से सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है। इन लोगों की मांग है कि कबायली इलाकों में लोगों को बुनियादी अधिकार मिले। निकारागुआ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ सरकार के खिलाफ 5 दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मानवाधिकार संगठन कम से कम 25 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं। पेंशन खत्म करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोग शहरों की दुकानों से लूटपाट की भी खबरें दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की सीमा पर होने वाले प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी है। सरहद पर लाउडस्पीकर के जरिए किम सरकार के खिलाफ दशकों से प्रचार का चलन रहा है, लेकिन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली अहम बैठक के पहले ब्रॉडकास्ट को बंद करने का फैसला लिया गया। दोनों देशों के बीच इस हफ्ते के अंत में बैठक होने वाली है। फ्रांस के कान में रेड बुल एयर रेस चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया पायलट मैट हॉल ने बाजी मारी। रेस पूरी करने में हॉल ने 57.69 सेकंड का समय लिया। पीएम मोदी अगले हफ्ते चीन का दौरा करने वाले हैं। जिनपिंग से अचानक मुलाकात के फैसले को पीएम मोदी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो क्या पीएम के इस मास्टर स्ट्रोक से भारत चीन के रिश्ते की नई इबारत लिखी जाएगी? आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है, इसी का विश्लेषण करती हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का ड्रैगन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक। 2 दिन के चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पहले विदेश मंत्री, फिर रक्षा मंत्री और अब प्रधानमंत्री का चीन दौरा। ड्रैगन को साधने की भारत की पुख्ता प्लानिंग। मोदी ने अपने स्टाइल में दिया है चालबाज चीन की साजिशों का जवाब। तो क्या पीएम के दौरे के बाद डोकलाम जैसी घटनाओं से तौबा करेगा चीन, या फिर अमेरिका से ट्रेड वॉर के डर से नर्म पड़ रहा है ड्रैगन? क्या अमेरिका से तनातनी के बीच चीन को चाहिए हिंदुस्तान के साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 27-28 अप्रैल को अहम मीटिंग होगी। इस मुलाकात पर दोनों देशों की जनता के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी। डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार शीर्ष स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। वुहान दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की चीन यात्रा से दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चीन के वुहान शहर में चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग जी के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए 27-28 अप्रैल को चीन आ रहे हैं। विदेश मंत्री वांगी जी के साथ हुई मेरी बातचीत में हमने नेताओं की इस शिखर वार्ता की तैयारियों पर चर्चा की। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर भारत की तरफ से पुख्ता तैयारी की झलक काफी पहले से दिखने लगी है।
अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में हिंदुस्तान की तरफ से पेशबंदी शुरू कर दी गई थी। 12 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जीजी से मुलाकात की थी। 22 अप्रैल को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने चीनी समकक्ष वान यी से मुलाकात की। 23 से 25 अप्रैल तक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी चीन दौरे पर रहेंगी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वक्त में चीन की तरफ से भी आपसी रिश्तों में गर्मजोशी दिखने लगी है। हाल के दिनों में चीन के मिजाज में आई तब्दीली कई इशारे कर रही है। चीन को यह एहसास हो चला है कि एशिया समेत पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती अहमियत को नजरअंदाज कर वो भारी भूल कर रहा है। वुहान में द्विपक्षीय बातचीत के मास्टर स्ट्रोक से भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर बढ़त हासिल कर ली है। टीम न्यूज़ नेशन। कदम तो एक बार दोनों ओर से बढ़े हैं, लेकिन चालबाज चीन क्या इस बार अपनी चालबाजी से बाज आएगा? क्या एक बार फिर से धोखा तो नहीं देगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहरहाल रुपये पर्दे पर क्या कुछ चल रहा है, बॉलीवुड की हर अपडेट सिनेमा व्यू। डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला के करीबी रिश्तेदार की रिसेप्शन पार्टी में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने लगाए जोरदार ठुमके। जया बच्चन ने भी अपनी बेटी श्वेता संग पल्लो लटके पर घुमाई कमरिया। करण ने अपने डांस मूव से बटोरी खूब तालियां। अबू जानी संदीप खोसला की पार्टी में नजर आया सारा अली खान का दिलकश अंदाज। इस पार्टी में सैफ की बेटी सारा अली खान ने भी अपने डांस से सबको किया दीवाना। टीवी की नई नागिन पर चढ़ गया है बॉलीवुड फीवर। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, मोहरा फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी पर अनीता का दिलकश अंदाज। तो आपने देश और दुनिया की हर खबर देखी हर पहलू के साथ नेशन में आज के लिए बस इतना ही।